बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर अब ये सफर जो है तकरीबन जो है वो सेमीफाइनल तक आ पहुंचा है और कल से इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेले जाएंगे कि जहां पे पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन सी एक टीम जो है वो रख्त सफर बांधेगी वापस अपने मुल्क के लिए या वापस अपने अपने शहरों के लिए, क्योंकि अगर इंडिया की टीम हार जाती है तो यकीनन उनको अपने जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में जाना होगा और न्यूजीलैंड की टीम अगर हार जाती है तो ऑब्वियसली उनको फिर रख्ते सफर बांधना होगा टुवर्ड्स न्यूजीलैंड। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट है कल, उम्मीद है क्योंकि टीम इंडिया 9 मैचेस मुसलसल जीत चुकी है और कल इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए बड़ी मजबूत कंटेंडर बन के सामने आई है। अब देखना यह है कि क्या टीम इंडिया तारीख रकम करने में कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी टीम मुसलसल मैचेस जीत रही हो और उसके बाद फिर वो सेमीफाइनल भी जीत जाए। लेकिन जिस ट्रेंड की क्रिकेट खेल रही है, जिस मिजाज की क्रिकेट खेल रही है, जिस अंदाज की क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया, उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि कल भी जो है वो शिकस्त का ताज टीम इंडिया के सर पे ही सजेगा। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड को देखते हैं तो जिस तरह विलियमसन जिस फॉर्म में है, राजेंद्र रविंद्रा जिस फॉर्म में, तो बड़ा अच्छा मुकाबला होने की यहां पर उम्मीद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ओहदों की बंदरबाट का सिलसिला शुरू हो चुका है, चेयरमैन की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत ही माजरत के साथ जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने CV भी टाइप करवा रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है कि वजारत उज़्मा के लिए लोग पहले से शेरवानियां तैयार कर लेते हैं, इस तरह जब भी इस किस्म की कोई परफॉर्मेंस सामने आती है वही लोग जो टीवी पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं फौरन अपने CV अपडेट करते हैं और चेयरमैन से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। आज भी कई क्रिकेटर्स ने चेयरमैन से मुलाकात की है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के जबरदस्त सितारे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अपनी हर तरह की उम्दा कारकर्दगी से रोशन किया, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर सेमीफाइनल को जरा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। आज चेयरमैन साहब ने यूनुस खान से मुलाकात की, वहाब रियाज से मुलाकात की, सुहेल तनवीर भी उनसे मिले हैं और साथ साथ जो है और जो दूसरे भी क्रिकेटर यूनुस खान भी उनसे जो है वो मिले हैं। ये जो मुलाकातों का सिलसिला है अब चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए मशहूर हो गया है कि जो भी क्रिकेटर होता है उससे वो मुलाकात कर लेते हैं, उसको कोई ना कोई ओहदा देने की वो बात कर लेते हैं। ये सारा सिनेरियो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर शुरुआत में मुलाकात करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं दूसरे के और जो उनको सूट करता है उसको लेते हैं, सीधी सी बात है। किस हिसाब से सूट करता है वो आप और हम सब जानते हैं। तो बहरहाल ये है कि मैं ये चाहूँगा जिसको भी लें सही प्लेयर को लें जो डिज़र्व करता है उस जगह को, जिस पोजीशन पे भी लेते हैं। तो मैं तो बस ये दुआ करूँगा कि सही लड़का लें जिसने वाकई सिंसियरली पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है और लेट्स होप किसको की क्या करते हैं, लेट्स सी। एंड बस ये है कि आपस में सिफारिशें हैं ना, ये चीज़ें नहीं चलना चाहिए। डिजर्विंग लड़का लें बस। ठीक है। अभी जिस तरह ये बात हो रही थी कि यूनुस खान को कराची क्रिकेट का ओहदा संभालने की जो है वो इत्तलात है कि कराची क्रिकेट जो है वो यूनुस खान उसको संभालेंगे। यूनुस खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी कोचिंग में भी खेले हैं, बड़े ट्रांसपेरेंट क्रिकेटर कहे जाते हैं। इस फैसले को किस तरह देखते हैं? फिर बाकी अपॉइंटमेंट की जो खबर आ रही है उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनुस खान एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्रिकेटर, इंटरनेशनल लेवल का अच्छा इंसान, सिंसियर इंसान, नेक इंसान। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में और उसको अगर लिया एकेडमी के लिए, बच्चों के लिए। हालांकि मैं सोच रहा था अगर यूनुस खान अभी पाकिस्तान टीम के साथ रहते हुए कुछ साल काफ़ी अच्छी तरह सर्व कर सकता है, बिकॉज एकेडमी में जब आते हैं तो आप थोड़ी एज भी हो जाए, बिकॉज आपको एकेडमी फिर चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। बहरहाल यूनुस खान किसी भी पोजीशन पे हो तो मैं तो उसके लिए बहुत खुश होऊंगा। ठीक है। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि इंजमाम के जाने के बाद तौसीफ़ अहमद साहब में वजातुल्लाह वास्ती और वसीम अहमद सिलेक्शन कमेटी है उसको जो है इंतजाम के साथ साथ इनको भी फारिग कर दिया जाएगा। और इत्तलात ये हैं, जो मुसद्दिक़ इत्तलात ये हैं कि वहाब रियाज को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लाने की बात हो रही है। इतनी सर्विसेज हैं वजातुल्लाह वास्ती की, तौसीफ़ अहमद साहब की, एक इंजमाम के साथ इनको कोरिलेट करना आप समझते हैं दुरुस्त है या आप समझते हैं कि थोड़ा सा अगर इंजमाम चले भी गए तो इनको एक रन देना चाहिए था? देखिए, अगर कोई वजूहत हो कि जिस काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो गई थी उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन किसको ला रहे हैं उसकी जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो डिज़र्विंग है, क्या वो उस कैलिबर का है, तो ये देखना ज़रूरी है। अब अच्छा, मुलाकातें तो होती रहती हैं, अली डिफरेंट मुलाकातें, अलग अलग लोगों से आइडियाज़ होते हैं, फाइनली किसको लेते हैं ये देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, वो कहते हैं ना राइट मैन एट द राइट प्लेस, सही आदमी सही जगह पे वो हो तो जो पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बुरी तरह सफ़र कर गई है इन चीज़ों की वजह से, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सिफारिशें, और ये इस चीज़ ने हमारी क्रिकेट को बहुत तबाह किया है। और मैं उस दिन से डर रहा हूँ अली,
खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक वो दिन ना आ जाए कि हम पता लगा कि ये ऐसा हो रहा है कि हम एक एक मैच को जीतना पड़ रहा है कि अगली चैम्पियनशिप के लिए हम क्वालिफाई करें। ये मैं कभी भी नहीं देखना चाहूँगा, बिकॉज पाकिस्तान का जो स्टेचर है दुनिया की नज़र में बहुत ऊंचा है। तो हम अपनी गलती की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचा ना लें। हमारी हॉकी, हमारी स्क्वॉश, दो जिसमें हम दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे, उसमें हम डोमिनेट इन द सेंस कि ठीक है नहीं हमेशा जीतते थे हम हॉकी में, लेकिन टॉप 2 में या टॉप 3 में, स्क्वॉश में नंबर 1 या नंबर 2 होते थे ग्रेट हमारे लेजेंड्स। तो वो कोई हशर ना हो जाए कि आज हमारी हॉकी का नाम नहीं है, स्क्वॉश का नाम नहीं है। खुदा न खास्ता फिर मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक, क्रिकेट को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर आप नहीं समझते कि मैं ज़रा से वापस क्रिकेट पे आऊँगा, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ कहत और रिजाल का हम शिकार हो गए हैं, या हम जो है अपने लोगों को सामने नहीं आने देते? क्योंकि हम माजी में अगर देखते हैं तो नूर खान, आरिफ अब्बासी, ये ऐसे लोग थे कि इनके दौर में हर स्पोर्ट्स फ्लरिश हुआ। अगर हम हॉकी की बात करते हैं, नूर खान जब तक PHF के साथ थे हॉकी ने फ्लरिश किया, उसके बाद स्क्वाश भी फ्लरिश किया, फिर PIA कितना बड़ा डिपार्टमेंट बन के सामने आया, आरिफ अब्बासी साहब ने PCB को कितना अच्छा तरीके से रन किया, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की बुनियाद रखी, 87 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में कराने वाले आरिफ अब्बासी साहब थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नूर खान साहब, आरिफ अब्बासी साहब ने, उससे पहले अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने, फिर तौक़ीर ज़िया ने भी बड़ी अच्छी एक ऐसा काम किया था, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की थी। मैं राइट मैन एट द राइट प्लेस क्या कह रहा हूँ, देखिए जब टॉप पे कोई राइट आदमी होगा ना तो फिर नीचे सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो यही है, और राइट मैन एट द राइट प्लेस बहुत ज़रूरी। नाज़रीन मैं ये बात कह रहा हूँ कि सही आदमी सही जगह पे, ऊपर से लेके नीचे तक सेटअप, इससे कि हमारी क्रिकेट अली अब अफोर्ड नहीं कर सकती इससे नीचे जाना, बहुत नीचे चली गई है। मतलब इतनी नीचे चली गई है कि पाकिस्तान की आवाम जो है, यकीन कीजिए जो मैं कमेंट सुनता हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, जो लोग मुझसे बात करते हैं, जो मिलते हैं, वो करते हैं, वो बहुत नाखुश हैं और दुखी हैं अंदर से कि क्या करें। या तो आपके पास पुटें, या तो मैं आपसे कह रहा हूँ हम नेपाल की टीम हो, मैं नेपाल को भी नहीं, वो भी एक दिन शायद ऊपर जाएगी, नीयत देखना पड़ती है। अब दूसरी टीमें देख लें, बांग्लादेश, श्रीलंका की नई टीम हमने एशिया कप में देखी, स्कूल बॉयज़ लेके आए वो यंग लड़के, लेकिन उनकी एक ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश के साथ एक पीरियड आया है कि उनकी कुछ 4-5 सीनियर प्लेयर अपने एंड पे हैं, उनकी डामाडोल क्रिकेट देखी, अब आप देखिएगा फिर वो अपनी क्रिकेट को संभाल लेंगे। नियत ईमानदारी से अगर काम हो ना तो हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत डालता है। और मैं लाइक आई ऑलवेज से एंड यू ऑलवेज से कि क्रिकेट जो है वो हमारा फैमिली गेम है। ये आपका और मेरे लड़कों का गेम नहीं रहा, आदमियों का गेम नहीं रहा, ये अब रह गया घर में पूरी आपकी सर इंडस्ट्री है ना, पूरी इंडस्ट्री है पूरी। और क्रिकेट को पसंद किया जाता है एज अ फैमिली गेम। आपके बहन भाई सब बैठे हुए साथ मैच देख रहे होते हैं, माँ बाप साथ बैठे मैच देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो भी अथॉरिटी पे हो जानबूझ के कोई गलती ना करें। अगर भूल चूक में कोई गलती हो जाए तो दूसरी बात तो है। पाकिस्तान का मैच भी साथ बैठ के देख सकती है पूरी फैमिली? नहीं, वो आजकल यही हो रहा है कि इसी के आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है उसके बाद तो जैसे ही पाकिस्तान का मैच शुरू होता है, जो परफॉर्मेंस होती है उसके बाद तो धत तेरी की फिर शुरू हो जाता है। फिर वही कह रहा हूँ, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ये करके कि लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं इसी के। और घर में की अगर ख़वातीन होती हैं, आपको बच्चे, वो और भी जज्बाती होते हैं, तो उनको थोड़ा संभालना पड़ता है। आप और हम, आप तो खैर अभी भी छोटे हैं काफ़ी, मेरी उम्र के लोग तो चलो देख लेते हैं कि आपको सबसे ज्यादा अफसोस होता है, आप तो खेले में सब देखा हुआ है। अफसोस होता है, लेकिन अपने अफसोस को दबा लेते हैं। लेकिन वो बच्चे और ख़वातीन तो नहीं दबा पाती। तो इस चीज़ को, और इस चीज़ का ख्याल इसलिए रखना पड़ता है कि यही लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को ऊपर लाने में भी बहुत बड़ा साथ दिया है पाकिस्तान का। आप देखें नेशनल स्टेडियम में जब टेस्ट मैच पूरा हुआ करता था, पूरी फैमिलीज आके बैठती थी, वालिदैन भी आते थे, वाइफ्स भी आती थी, बहन भाई भी सब आते थे, बच्चे आते थे। वो चीज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए कि अगर इस तरह इंटरेस्ट हटाया गया ना तो पाकिस्तान क्रिकेट को तो नुकसान बहुत पहुंचेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मज़ीद और भी डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और जाते जाते मोहसिन हसन खान साहब ने कहा क्रिकेट अगर इसी तरह से चलती रही तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो सकता है। लेकिन जनाब आज एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ जीटीवी फैमिली को। और आज जीटीवी में किसी हद तक एक सोगवारी की फ़िज़ा भी है, एक गमगसा माहौल भी है, क्योंकि आज हमारे चैनल हेड निसार सैयद साहब की जो खाला हैं आलमा खातून, आज रज़ा इलाही से इस दार फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और निसार भाई और उनकी तमाम फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाएं। जी स्पोर्ट्स की जानिब से हम कंडोलेंस करते हैं निसार भाई से और उनकी पूरी फैमिली से कि अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल वक्त से निकलने की तौफीक अता फरमाएं और साथ साथ उनको सब्र की तौफीक भी दें। मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मोहसिन भाई भी इस हवाले से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। जी मोहसिन भाई। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा निसार साहब, अल्लाह ताला आपकी खाला को की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला उनको जन्नत में सबसे आला दर्जा अता फरमाए। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा मुश्किल कहना बड़ा आसान होता है, बड़ा मुश्किल होता है सहना। जितने भी आपके करीबी लोग हैं उनकी खाला के मुश्किल वक्त है, आपको अल्लाह ताला आपको बहुत सब्र दे और आपकी खाला का मग़फ़िरत अता फरमाए। मैं हम सब की नेक दुआएं आपके साथ हैं, आपकी खाला के साथ हैं। बिल्कुल। और साथ साथ कहा भी जाता है कि जनाब खाला जो है वो माँ का दूसरा रूप होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उसी तरह से उनकी खिदमत भी की होगी और इसी तरह से उनके लिए आपने दुआएं भी की होंगी। अल्लाह ताला सब एक दफ़ा फिर दुआ हुए कि अल्लाह ताला मरहुमा की जन्नतुल फिरदौस में ज़्यादा से ज़्यादा और ऊँचे से ऊँचा मुकाम अता फरमाए और आपकी पूरी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना है और ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है और यही कुछ कर रहे हैं ज़का अशरफ के, वो भी हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ ज़का अशरफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं। मोहसिन भाई, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अभी वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर लेकर आना, अभी पंजाब गवर्नमेंट के वो केयर टेकर गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब उनको चीफ सिलेक्टर लेकर आना, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स से मुलाकातें की हैं। क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया है करने? ये इत्तलात आ रही है कि जनाब वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर ला रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ अली, आई थिंक जब तक इत्तलात आ रही हैं, अब जब कोई कंफर्म बात होगी तो बस मैं सिर्फ एक बात फिर रिपीट करूँगा और इस बात में सब बड़ा बड़ा मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है, सही आदमी सही जगह पे, ज़बरदस्ती की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे ना करें। सही आदमी सही जगह पे आएगा, बिकॉज पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंच गया है। जो इस तरह से हमारे वर्ल्ड कप, एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद रिसेंट में बात कर रहा हूँ, जो कि हमारी कंडीशन में हुआ, ये भी बार एक्सक्यूज़ थी कि इंग्लिश कंडीशन में प्रॉब्लम थी, मौसम बड़ा ख़राब था, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस बहुत था बॉल में, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। हमारी कंडीशन थी पाकिस्तान इंडिया की तकरीबन सेम है, उसमें जो परफॉर्मेंस हमारा होना चाहिए था, मैं बहुत माफ़ी के साथ कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। काश ऐसा हो जल्द से जल्द। ठीक। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह आप तस्वीर भी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वहाब रियाज और ज़का अशरफ साहब मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा यूनुस खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन एक नाम और भी चल रहा था यहाँ पे जिनसे मुलाकात की इत्तलात थी, मौसम भाई का भी नाम चल रहा था। मौसम भाई, आपके साथ भी तो मुलाकात की इत्तलात थी, आपकी कोई मुलाकात के लिए कोई ऐसा उन्होंने इन्विटेशन भेजा या एक दफ़ा फिर आपका घर नहीं मिल सका? नहीं, जब ज़रूरत होगी तो अगर मिलना चाहेंगे तो ज़रूर मिलूँगा, बिकॉज मेरी पहले भी उनसे मुलाकात हो चुकी है। माशाल्लाह इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। लेट्स सी, अगर मैं वो बात कर रहा हूँ अपने लिए भी कहूँगा, सही आदमी सही जगह पे। अगर मैं सही जगह पे जाऊँगा, इसलिए मैंने काम करना है, मेरी टॉप प्रायोरिटी ना पैसा है ना टेन्योर है, मेरी टॉप प्रायोरिटी है काम और जगह की, किस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कमांड में होके, जैसे मैं चीफ सिलेक्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम किया जो पाकिस्तान की बेहतरी थी। जब हेड कोच था, उसमें सबके आपके लोगों के सामने रिजल्ट उसके मौजूद हैं। तो मैं ऐसी पोजीशन पे जाऊंगा अली कि जहाँ पे मैं अपना पूरा डिलीवर कर सकूं। और यकीन कीजिए, एक बात मैं और यहाँ कहता जाऊँ कि लेट्स से कि अगर मैं सोचूंगा कि किसी जगह पे, जब मैं चीफ सेलेक्टर, जब मुझे कोच बनाया गया तो उन्होंने कहा कि आप चीफ सेलेक्टर की पोजीशन भी रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो आप चीफ सेलेक्टर हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं चीफ सेलेक्टर नहीं बनूंगा, अगर मैं कोच बनूंगा तो फिर चीफ सेलेक्टर नहीं बनूंगा। और मेरी बचपन से चैलेंज लेने की आदत है, और अगर मैं समझूंगा कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं था इस जॉब के, मैं खुद छोड़ दूंगा। इससे पहले कि क्रिकेट बोर्ड मुझसे कहे छोड़ने के लिए, मैं खुद छोड़ दूंगा। और मैं विटनेस हूँ आपकी इस बात कि मौसम मैंने 2 ओहदे लेने से मना कर दिया था। लेकिन मौसम भाई, जिस तरह से अभी आपने ज़ाहिर से था, आपका नाम तो चल रहा था, ये इत्तलात आप तक भी पहुंचेंगे, स्पेकुलेशन आप तक भी आई होंगी, लेकिन कुछ सोचा तो होगा ना कि अब आप जब आप कोच थे, तो ज़ाहिर से आप थोड़े से उम्र भी आपकी कम थी, थोड़ा सा आप कोचिंग पाकिस्तान को, उस वक्त कोचिंग में से चीफ सेलेक्टर होने में आप पाकिस्तान को ज़रूरत थी। लेकिन अब आप जिस स्टेचर पे हैं या उम्र के जिस हिस्से में, आपको लगता है कि एज ए कोच शायद पाकिस्तान को आपसे इतना फ़ायदा ना हो सके जितना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सके, किसी बड़े उहदे पे हो सके, जहाँ पे आप वो डिसीजन ले सकें जो आप सोचते भी हैं और पाकिस्तान के मफाद में भी हैं?
कि आप कमाल कर रहे हैं अली। एक चैनल ने, ख़ास तौर पे एक चैनल, कुछ लोगों ने तो बड़े उससे कहा था मोहसिन खान तो बैठ के कोचिंग करते हैं। और वो ये हुआ था कि बॉल लग गया था पाँव में, तो मैं खड़ा हुआ था बॉलिंग एंड के ऊपर, तो सीधा उसने शॉट मारा, मैं कहीं और देख रहा था, सीधा आके बॉल लगा, इतना मेरा पाँव सूज गया था। उसने कहा था 2 मिनट बैठ जाए, मैं इसके ऊपर ड्रेसिंग कर दूँ। तो उस बैठने की तस्वीरें खींच के उन्होंने कहा मोहसिन खान तो बैठ के कोचिंग करते हैं, तो मैं बैठ के कोचिंग कर लूँगा। सर आप भले लेट के करें, पाकिस्तान तो जीते ना। हाँ, जीत रहा था। और मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको, वो इतने बेवकूफ़ गधे हैं वो लोग जिन्होंने भी ये मुहिम चलाई थी, कि इतने गधे हैं कि उनको वो देख नहीं रहे कि यार बैठ के कोचिंग कर रहा है तो फिर भी टीम जीते जा रही है, कमाल की टीम परफॉर्मेंस दे रही है। बहर मैं उस तरह नहीं जाऊँगा। और मैं देखिए, मैं अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 ओहदे ऑफर कर रहे थे, चीफ सेलेक्टर प्लस हेड कोच, मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं करूँगा, मैं एक करूँगा, दोनों में से एक। और अगर मैं खुदा न खास्ता एज अ कोच कामयाब नहीं हुआ तो मैं ये आपसे खुद कह दूंगा मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे हटा दें, प्लस मैं वापस एज अ चीफ सेलेक्टर नहीं आऊँगा। ठीक है ना? बिकॉज ये है लालच, और लालच अल्लाह के फजल से नहीं करना चाहिए। हमेशा मेरी कोशिश होती है, मुझे लालच है इज़्ज़त की, कि मुझे इज़्ज़त मिले, मेरे मुल्क को इज़्ज़त मिले, मेरी क्रिकेट को इज़्ज़त मिले, हमारी, जिससे हमारा नाम दुनिया भर में अच्छी तरह मशहूर हो। बजाय ये कि पता है भाई, एक तो और बहुत बड़ी बात है अली, कि बाहर के लोग जब मेरी बात होती है इंग्लिश से या ऑस्ट्रेलियन से या साउथ अफ्रीकन से, वो कहते हैं तुम्हारी क्रिकेट कैसे सर्वाइव कर रही है इतनी पॉलिटिक्स होने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद। मैंने कहा ये इतना टैलेंटेड कंट्री है, लेकिन हमारी क्रिकेट आप देखिए किस तरह ऐसे नोज डाइव मारी है एकदम से बुरी तरह। तो ये क्या वजह क्या है इसकी, कि जब आपके ऊपर आपका इक़्तिदार सही नहीं होगा तो नीचे वाले उसका फ़ायदा उठाएंगे कि इनकी कोई पूछ नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करते हैं अपनी जगह पे, तो फिर मैं भी कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ, मुझे भी वो जो अकाउंटेबिलिटी का मैं शोर मचाता हूँ। तो जब मैं देखूँगा मैं एक जगह काम कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर वाला जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है तो मेरी भी नहीं होनी है। तो इसलिए ये चीज़ अगर मुझे ये पता हो कि मेरे ऊपर वाले की भी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर मैं ऑन माई टोज होऊंगा कि मुझे अपना 100% देना है, नहीं तो मुझे हटा दिया जाएगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। अकाउंटेबिलिटी का होता ही है, ये उसूल ही है कि अगर आप टॉप से शुरू करेंगे तो बॉटम तक वो फिल्ट्रेट होती हुई आएगी, और उसके बाद भी सिस्टम जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, साथ साथ सेमीफाइनल को भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। और कल बाबर आजम और मिकी आर्थर को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ज़क अशरफ साहब ने पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में मदऊ किया है, और उनसे जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की इस शिकस्त के असबाब के हवाले से। इत्तलात ये हैं, जो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन है आली रशीद, उनका ये कहना है कि कल बड़े फैसले होने की उम्मीद है, और हो सकता है कि बाबर आजम खुद ही अपनी कप्तानी के हवाले से कोई फैसला ले लें। अब इस स्टेटमेंट में भी क्या कोई खबर छुपी है, ये जानेंगे मोहसिन हसन खान साहब से। कल बाबर आजम को बुलाया और कहा कि हो सकता है कप्तानी के हवाले से फैसला ले लें। आपको लगता है कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ देंगे, उनको छोड़ देनी चाहिए, या क्रिकेट बोर्ड को उनसे छुड़वा देनी चाहिए? देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही अली, कि इसको इतना मसला क्यों बनाया हुआ है? क्या कोई एटम बम फटने वाला है क्या? अरे भैया, कप्तान थे ही थे, अगर सिर्फ हटा दिया, आप खुद आप हट गए, ओके। फिर अब जैसे वो, मुझे तो उस पर देख के दूसरों को सबक लेना चाहिए उससे। किससे? मोनी मॉकल को, जो कि सिर्फ एक कोच था, एक बॉलिंग कोच, हेड कोच भी नहीं था, वो डायरेक्टर भी नहीं था। उसने देखा कि नहीं, मेरी परफॉर्मेंस बहुत पैथेटिक गई है, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं दिया, रिज़ाइन कर दिया उसने। हालांकि उसका सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीना भी बाकी था, और जिसके इनका ये होता है, इनको पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन आई सैल्यूट दैट पर्सन के उसने देखा कि नहीं, मैं 1 महीने की सैलरी नहीं लूँगा अगर मेरा ये क्रिकेट बोर्ड नहीं देगा, लेकिन मैंने अपना डिलीवर नहीं किया। जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के लिए अच्छा करूँगा, वो नहीं कर पाया उसने। आई सैल्यूट हिम, थैंक यू वेरी मच मॉनी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। तो ऐसे ये फीलिंग रखें भाई, अगर मैं नहीं डिलीवर कर रहा, हट गया मैं। तो सर मैं एसेंस क्या लूँ आपकी गुफ्तगू से, क्या बाबर आजम की कप्तानी खुद छोड़ देनी चाहिए? देखिए, अगर मैं उस जगह पे, मैं एक जगह पे होता कि मुझे डिसीजन लेना है, मैंने आपसे कहा ना, मैं उसको बुला के बात करता, और मैं लिटरली मैं देखता कि मेंटली वो लड़का कितना स्ट्रांग है। ठीक है, इसलिए कि उसकी परफॉर्मेंस जो है एज अ कैप्टन डिसअपॉइंटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है।
प्लेयर वो बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए कैप्टन उसने वो परफॉर्म नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, बिकॉज कैप्टनसी बहुत रोल प्ले करती है ख़ास तौर पे। और टेस्ट मैच में देखिए, जब फंसता है ना टेस्ट मैच 5 दिन का, तो जब फंसने का मौका आता है, जब टेस्ट में आ जाता है कि क्लोज हो गया विन और लूज़ के ऊपर, तो वहाँ कैप्टनसी बड़ी काउंट करती है। अब वनडे क्रिकेट में और T20 में तो आता ही है उस पोजीशन में कि बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, अनटिल खुदा ना खास्ता कभी बारिश वगैरह हो जाए, कुछ मौसम, अदरवाइज तो रिजल्ट होता है। रिजल्ट के टाइम पे डिसीजन क्या लिए जा रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो मैच को हारने में और जीतने में बहुत फर्क डालती है। तो उसको खुद भी सोचना चाहिए। और मैं पर्सनली फील करता हूँ बाबर हैज़ गॉट अ वंडरफुल फ्यूचर, अल्लाह ताला उसको बहुत दी, लेकिन अगर नहीं डिलीवर कर पाया, लो हट जाओ, ठीक है। कितने कप्तान लोग हट जाते हैं, हटने के बाद कुछ 1 साल के बाद, कोहली की मिसाल सामने, कितनी बैटिंग उसकी फ्लरिश कर गई। देखिए सबसे बड़ी बात में देखिए स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले टीम, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद प्लेयर्स। सही। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? टीम। और टीम किसकी? आपके मुल्क पाकिस्तान की। तो ठीक है मोहसिन, ये तो चले आपने कह दिया, ये तो आपने कह दिया। वक्त में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। जो फॉरवर्ड क्रिकेटर्स हैं, इवन जो अक्रॉस द बॉर्डर क्रिकेटर हैं, कपिल देव, जिनकी आप और हम सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है कपिल देव साहब की, उन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया है। इसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है कि वो बाबर आजम को सपोर्ट करने, कहने कि उसने जितवाया भी तो था, आज उस पर बुरा वक्त है तो टीम कौम को पीछे खड़ा होना चाहिए? देखिए उसने एक न्यूट्रल बात की है जो कि बड़ी फेयर बात है। अगर हमें आज पता चलेगा, जैसे कोहली का पता चलता है कि उसकी अगर प्रॉब्लम हो रही है, जब धोनी की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने बैठ के कहा था कि यार धोनी इतना कमाल का प्लेयर है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो बाहर वालों को नज़र नहीं आती, इंटरनल क्या बातें चल रही हैं अंदर, वो बड़ा मैटर करता है। अब उनको हमारे तो नहीं पता ना तो कि क्या मैं इससे समझूं कि पराई आग में हर कोई हाथ ही तापता है? तो देखिए आग ताब, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, आपका कुछ जाना तो है नहीं उसमें। यहाँ के लोगों को मैटर करता है। अब इंडिया की कुछ बात आएगी तो जब वो कपिल कोई स्टेटमेंट देगा तो फिर हम देखेंगे भाई हाँ इसकी स्टेटमेंट को कितना वैल्यू किया जा रहा नहीं गया, या इसको कितनी फिक्र है। यहाँ इस वक्त ये आपके हमारे ऊपर है, हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर और प्रेजेंट क्रिकेटर्स के ऊपर, कि हम अपने पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी का क्या कहते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, लेकिन मौसम वक्त हमको थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं सॉरी आपको कट डाउन भी कर रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त इंडियन जो सहाफ़ी हैं, ये जिन इंडियन क्रिकेटर है, पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरनल मैटर में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं? मैं इतने से आपके साथ शो कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं वर्ल्ड कप को शो कर रहा हूँ, मैंने PSL के शोज़ भी आपके साथ किए, T20 वर्ल्ड कप के शोज़ भी किए। आपने कभी इंडिया की इंटरनल क्रिकेट के हवाले से बात नहीं की कि उस स्टेट को ये करना चाहिए, रेलवेज को ये करना चाहिए, उनकी इस टीम को ये करना चाहिए, और हमारा कोई क्रिकेटर इस तरह बात नहीं करता। हर्षा भोगले, लाहौर कलंदर को उन्होंने जो है वो तो निशाना बनाया कि लाहौर कलंदर की सियासत पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रही है। अभी कपिल देव भी बात कर रहे हैं, और भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो हमारी इंटरनल क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं कि हमने खुद अपनी पैथेटिक परफॉर्मेंस से मौका दिया, या आपको लगता है कि अननेसेसरी, जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल दी कि हमारी आग में वो हाथ ताप रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब फेलियर होता है ना तो एतराज़ात हो जाते हैं, कोई भी बात कहीं से भी उठ के कर देता है। आपके इस वक्त क्रिकेट में कोई इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है जो बात कर सके। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, एक्स क्रिकेटर्स बोलते नहीं इतना। मुझसे बहुत दफ़ा पूछा गया, मुझे बाहर के उधर साथ वाले मुल्क के चैनल ने भी लिया, आप इस बात में कहा, मैंने कहा सॉरी नो कमेंट्स। तो मैं उनके मुझे बिकॉज मुझे इंटरनल हालात नहीं पता उनके क्या हैं, ठीक है ना। जो आपके और मुझे, हमें पाकिस्तान के हालात पता हैं, वो बाहर वाले को नहीं। इसी तरह इंडियन को यहाँ के इंटरनल हालात नहीं पता। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट दे दी। आप उस ज़माने, जिस ज़माने में आपको याद होगा कि धोनी के ऊपर बड़ा एकदम बड़ा वक्त आया था, तेंदुलकर के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, विराट के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया था, बातें शुरू हो गई थी हटाओ इसको, ये उधर के लोग कह रहे थे। उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि देखो मुझे सारा इंटरनल सिनारियो नहीं पता क्या है। मैं एज अ प्लेयर अगर मुझसे पूछोगे, धोनी कमाल का प्लेयर है, तेंदुलकर, विराट कोहली, उनको मैं प्लेयर देख रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ प्लेयर के अलावा देखा जाता है, यहाँ प्लेयर के अलावा भी देखा जाता है कि क्या टीम में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है कप्तान की और प्लेयर्स की, जिसकी वजह से टीम को नुकसान पहुंच रहा होता है। बड़ी वजूहत होती है, यही नहीं और भी। तो इस चीज़ की वजह से मैं कह रहा हूँ इंटरनल हालात। ठीक है। हाँ। और मोहसिन भाई का आपने सुन लिया कि जो हमारी अपनी क्रिकेट है, खुदा हमें हमारे हाल पे छोड़ दिए, अपने स्टेटमेंट आप मत दीजिए, क्योंकि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, ये फैसले हमें खुद करने दीजिए। आप इस पे जो है अपने स्टेटमेंट लादने की कोशिश नहीं कीजिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे उस सेमीफाइनल की जो कल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान जो मार्के हुए उसमें क्या तफसीलात नहीं, जरा उन पर निगाह डालेंगे और देखेंगे अब तक दोनों टीमें जो आपस में एक दूसरे के बदले मुकाबले आई हैं, हेड टू हेड इन दोनों टीमों के दरमियान क्या रहा। दिखाइए जनाब फैजान मुस्तफा नकी साहब कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये टेम्पलेट तैयार किया, हमारे प्रोड्यूसर। अब तक ओवरऑल 117 मैचेस खेलेगा इंडिया, है वन 59 मैचेस, न्यूजीलैंड वन 50 मैचेस और 7 मैचेस के रिजल्ट नहीं आए। इंडिया में जो दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई उसमें 39 में से 30 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की, 8 मैचेस न्यूजीलैंड के हिस्से में रहे। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 9 मरतबा आई, 4 मरतबा इंडिया जीता, 5 मरतबा न्यूजीलैंड जीता और सेमीफाइनल में 2 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आए। 1 मरतबा इंडिया ने कामयाबी हासिल की और 1 मरतबा जो है वह न्यूजीलैंड के हिस्से में फतह आई। मौसम में जिस तरह टीम इंडिया खेल रही है और क्रिकेट में कहते हैं एक बुरा दिन आता है, कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीम इंडिया को डीप वाटर में जा सकती है, या आपको लगता है कि जिस तरह से वो इजी उनकी सेलिंग है, स्मूथ सेलिंग है, कल एक दफ़ा फिर हम उसका मुजाहरा देखने को मिलेगा? देखिए, इजी सेलिंग तो नहीं कहूँगा अली मैं। उन्होंने इजी सेलिंग बनाई है अपनी अच्छी क्रिकेट से। उन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली है, बैटिंग, बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, ऑब्वियसली फील्डिंग और बहुत उनकी इम्प्रूव्ड है, कैप्टनसी बड़ी इम्प्रूव्ड है। तो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के शो किया है कि हम, अब आपने देखा होगा थोड़ी सी कमज़ोर टीम को बड़े बड़े मार्जिन से मारा है, अच्छी टीम को क्लोज मार्जिन से मारा है, लेकिन उनको भी अच्छी तरह मारा है। तो अभी तक उन्होंने सुप्रीमेसी शो की है। लेकिन मैं एक बीइंग अ क्रिकेटर, जब नॉकआउट सिचुएशन आती है, वो तो चलिए लीग थी, कोई मैच हार गए तो अगले मैच में कवर अप हो जाएगा। नॉकआउट वाले दिन ऑन द डे कौन सी टीम बेहतर खेलती है, फिर आप देखते हैं कि बैलेंस किस टीम का बेहतर है। इंडियन टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, बैटिंग लाइनअप भी लंबी है, बीच में ऑलराउंडर्स हैं। वो कार्तिक को नो डाउट वो बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पांड्या को सॉरी हार्दिक पांड्या को। तो लेकिन उन्होंने इतनी ज़बरदस्त कवर अप किया है अपने बैटिंग से, अपने फास्ट बॉलिंग से और अपने स्पिन अटैक से कि उनकी, और फिर फील्डिंग भी वो बुरी नहीं कर रहे। तो बैलेंस देखा जाए तो बहुत अच्छा टीम का। न्यूजीलैंड मेरी हमेशा से एक फेवरेट टीम रही है इस टूर्नामेंट की शुरू होते ही, बिकॉज उनकी टीम भी बहुत ही बैलेंस टीम है। लेकिन अगर आप अभी तक मुआवजा करें, दोनों का बैलेंस करें, तो इंडिया के परफॉर्मेंस बेहतर। और वजह जो है ना, वो किसी वजह से नहीं है, पिचेस की वजह से नहीं है। पिचेस बैटिंग विकेट बन रही हैं, ऑन दी अप शॉट्स खेल रहे हैं। अगर थोड़ा सा कहीं बिगनिंग में थोड़ा सा गेंद गीला होता है, फंसता है, उसको एडजस्ट करते हैं। दोनों तरफ क्लास के प्लेयर्स हैं। अब ये कल का जो मैच है, इंडिया की टीम में क्लास के प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड की टीम में क्लास के प्लेयर हैं। केन विलियम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। न्यूजीलैंड का जो रविंद्रा है वो कमाल की क्रिकेट खेल रहा है अभी तक। लेकिन फिर बात अली वो आ जाती है, कल का मैच नॉकआउट है। नॉकआउट में अब देखते हैं कि ये मैं बीइंग अ प्लेयर बता रहा हूँ आपको, ये भी एक प्लेयर के अंदर फियर होता है कि यार मेरे पास अब सेकंड चांस नहीं है, अगर खुदा न खास्ता मेरा गड़बड़ हो गया तो दूसरा चांस मुझे नहीं मिलेगा, मैं बाहर हो जाएगी मेरी टीम बाहर। तो ये बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन जहाँ तक बैलेंस का ताल्लुक है, इंडिया की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, उनका स्पिन अटैक उनका अच्छा है, फील्डिंग मेरा ख्याल वो दुनिया, हालांकि अभी तक आपने नोट किया होगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने तीनों ने फील्डिंग में बहुत डिसअपॉइंट किया। पाकिस्तान का रेशियो बड़ा अच्छा रहा है फील्डिंग में। फिर पाकिस्तान का रेशियो बुरा नहीं रहा, लेकिन ऑल टुगेदर पाकिस्तान का रेशियो अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आज हम ये हो रहा है कि हम बिल्कुल आउट हुए हैं सेमीफाइनल से। लेकिन कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड, उनकी भी बैटिंग लाइनअप अच्छी है। फिर उनका क्या है कि 5, 6, 7 के ऊपर उनके ऑलराउंडर्स हैं, जो कि वनडे और T20 में बहुत काम आते हैं। अली ये शॉर्टर वर्जन होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो टीम दोनों बैलेंस है। लेकिन अच्छा, जो वानखेड़े का वेन्यू है, ये आपको पता है कि रोहित शर्मा का शहर है मुंबई में ये खेला जाएगा। एक्सपेक्टेशन भी होगी, ग्राउंड भी, जो क्राउड होगा वो भी पूरा ब्लू नजर आएगा, वानखेड़े विल बी इन ब्लू कलर। इससे क्या प्रेशर आएगा टीम इंडिया पे, या आप समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स प्रेशर, तो प्रेशर आएगा, या आप समझते हैं कि उनका जो मोरल उससे बढ़ जाएगा मजीद? देखिए, कल के मैच में वही बात नहीं आपने कर दी कि प्रेशर वाली, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लोग समझते हैं होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, अरे भाई होम टीम पे प्रेशर भी बहुत होता है। अगर होम टीम पे खुदा न खास्ता खराब खेल के आप बुरा खेल गए तो वहीं से बुरी बातें भी सुनने को मिलती हैं, पत्थर भी पड़ जाते हैं। तो ये बात का ख्याल रखो। और हमारे लोग वैसे भी जज्बाती हैं, तो ये नहीं होता कि होम टीम है, अगर पाकिस्तान टीम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में खेल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, वाह वाह हो रही है, वाह वाह, लेकिन जहाँ ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो होम टीम के ऊपर प्रेशर भी होता है बहुत कि हाँ यही क्राउड जो हमें इतना बकअप कर रहा है वो हमें उल्टा नेगेटिव चला जाएगा। तो ये एक प्रेशर होता है। जहाँ तक वानखेड़े का ताल्लुक है,
बैटिंग विकेट है, थोड़ा सा गेंद रुक के आता है, हो सकता है शुरू में आपने नोट किया होगा बॉम्बे की मिट्टी जो है इनमें पीलापन है, उसमें फ्लैटपन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आई एम श्योर कि एक अच्छी विकेट बनाएंगे। उनको पता है कि हम इनके खिलाफ टर्निंग विकेट भी नहीं क्यों नहीं बना सकते। उधर सेंटिनर है जबरदस्त, फिर सोधी है, स्पिनर अच्छे हैं, फिर राचन गेंद कर लेता है। हाँ वो रविंद्र खुद गेंद करता है जो उनका ऑफ स्पिनर है। हाँ, लेकिन रविंद्र तो बड़ा अच्छा उनका वो है, और रविंद्र ने तो बड़ी कमाल की क्लास शो की। आई टेल यू व्हाट, ही इज द फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। अगर आप देखा जाए बैटिंग में भी बॉलिंग में एक बड़ा टॉप क्लास क्रिकेटर उभर के आया है दुनिया में। आई थिंक सो फार ही इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। उसके अलावा सिराज के अलावा सिराज ने इनको मैं समझता हूँ अभी तक फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट आया है, और एक ये इनका रविंद्र आया है कि जो कि लगता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो अली आई थिंक इट शुड बी अ वेरी वेरी गुड मैच। फंस के मैच खेलेगा। अब देखना है कि आखिर में प्रेशर कहाँ होता है। डेफिनेटली टू स्टार्ट विद, अगर आप मुझसे पूछें एज अ क्रिकेटर बोल रहा हूँ, इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड प्लेट में रख के मैच नहीं देगी, ये मैं आपको बता दूं। बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने की करेगी पूरा मुकाबला आखिर तक, और उनके हैं फाइटर, वो करते भी हैं, फील्डिंग उनकी अच्छी है। इतनी स्ट्रॉन्ग नबी नज़र नहीं आ रही जितनी इंडिया की टीम है, लेकिन अगर वो एक दफ़ा डोमिनेट कर गए ना, फिर वो इंडिया को निकलने नहीं देंगे। लेकिन इंडिया के पास ऐसे भी प्लेयर्स हैं, अब विराट जैसे है बड़ा ज़बरदस्त, रोहित है, इन लोगों को दोनों को इंपॉर्टेंट रोल। राहुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100 किया भी राहुल ने बिल्कुल, राहुल उनके लड़के ये वो शुभमन गिल और राहुल दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं। और इधर आप देख लें तो नए लड़कों में रविंद्र, कॉनवे जो उनका ओपनर है, कॉनवे बड़ा जबरदस्त कॉनवे है, और मिचेल है, उसमें उनके पास है लाइनअप, और मैं इनके ऊपर ना 5, 6, 7 इनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें सेंटिनर भी आता है जो इनका स्पिनर है। तो ये जो यहाँ हार्दिक पांड्या की क्या मिस कर रहे हैं कि वो नंबर भला 8 पे हो, 9 पे हो, 10 पे हो, वो बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, उसको कहीं ये मिस ना करें। लेकिन अभी तक जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने बड़ी कमाल की क्रिकेट खेली है, एंड दे हैव प्लेड लाइक चैम्पियंस। लेट्स सी कल के नॉकआउट में वो किस तरह उतरते हैं ग्राउंड के ऊपर। उतरेंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड को पता होगा कि इनको हमने ऊपर नहीं चढ़ने देना है। अगर एक दफ़ा हाथ से निकल गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे हमारे। ये बैटल चलेगी कल की। इंडिया भी ये सोच रही होगी कि न्यूजीलैंड को हाथ से ये आपने जो बातें भी बताई, जितनी भी आपने बातें की, सारी एज ए क्रिकेटर बात की है। अब मैं एज ए कोच आपसे जानना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसमें किसको एज हासिल है, कि नर्व्स का जो गेम है उसमें आपको क्या लगता है, इंडिया उसमें ज़्यादा बेटर है, या आपको लगता है न्यूजीलैंड उसमें साइकोलॉजिकल जो प्रेशर बिल्डअप कर सकता है क्राउड को देखते हुए, होम ग्राउंड को देखते हुए, एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, क्या न्यूजीलैंड ये चीज़ यूज़ कर सकता है? न्यूजीलैंड के लोगों को जानते हुए, ठंडे दिमाग के लोग हैं। वैसे आप इंडिया के लोगों को ज़्यादा जानते हैं? नहीं जानते, वही तो कह रहा हूँ, इसलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। इंडियंस नहीं चाहेंगे कि हम कभी अपनी टीम को हारते हुए देखें, यहाँ कोई भी नहीं चाहता, लेकिन रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर उनका ख़राब परफॉर्मेंस हो गया तो। अदरवाइज वो उतरेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, क्राउड उनको पूरा बैक करेगा। और जो आपने एज ए कोच मुझसे कहा, मैं अगर एज ए कोच होता तो मैं कहता देखो, दिस इज अ मैच बिफोर द फाइनल, ठीक है, ये हमारा मैच है फाइनल से पहला, बिल्कुल सही। तो ये जीतेंगे हम, इस कॉन्फिडेंस से हम उतरेंगे ग्राउंड के ऊपर कि हम जीतने उतर रहे हैं फाइनल खेलने के लिए, और फाइनल जब आएगा उसकी बात अच्छा, वैसे तो खैर अभी आपने पिच नहीं देखी, और ये सवाल मेरा बड़ा ऑब्वियस होगा, ये सवाल आपसे करूं, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल का प्रेशर देखते हुए, बड़ा मैच देखते हुए, इंडिया को देखते हुए, न्यूजीलैंड, दोनों टीमों को अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, टॉस जीतने के बाद करना क्या चाहिए पहले? मेरे हिसाब से दोनों टीमों में कोशिश होगी, इंडिया तो मोस्ट प्रॉब्ली करेगा, बैटिंग करेगा, कि बैटिंग विकेट होगी बॉम्बे में शुरू में थोड़ा सा, तो क्या शुरू से, अब तो दोपहर को मैच शुरू होगा, पिच ज़बरदस्त प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड पिच होगी, पिच की प्रॉब्लम नहीं है, आउटफील्ड की प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की ना, इवन साइज़ की प्रॉब्लम है, वानखेड़े बड़ा स्टेडियम है, प्रॉपर स्टेडियम है। तो अब देखना कौन किस तरह अपनी, ना वेरी इंपॉर्टेंट, गेम प्लान किसका बेहतर कर नज़र आता है, बैटिंग में, बॉलिंग में, शुरू के स्टार्ट में, फिर बीच में, फिर जस्ट बिफोर द एंड, और फिर एंड में फिनिशिंग किस तरह स्टार्ट। जैसे कहते हैं ना यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आप शुरू किस तरह करते हैं, उसको कैरी किस तरह करते हैं, और फिर फिनिश किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे गेम प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मिला के। तो यहाँ आई थिंक न्यूजीलैंड कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, शास्त्री ने कहा है कि अगर इंडिया ने इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीता तो फिर अगले 3-4 साल उसको वेट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेट है, स्टेज पूरी तरह से सेट है, सिर्फ कप ही उठाना है रोहित शर्मा को। आपको लगता है कोई ना कोई अगर मिरेकल नहीं हुआ तो ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस गलतफहमी में वो ना रहे, और उनको पता है शास्त्री गलतफहमी में ना रहे, शास्त्री गलतफहमी में ना रहे। हाँ, शास्त्री का तो खैर अभी टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक एज एन इंडियन बात कर रहा है, और ठीक है, अपनी टीम को मोरल बूस्टर के लिए आदमी बात करता है, लेकिन जो टीम में है, मैं आई कैन बेट यू ऑन वन थिंग,
रोहित और विराट ये हर अपने लड़के को कह रहे होंगे कि हमने 100% जान मारनी है, ये सोच के मत उतरना कि हम मैच जीते हुए, हमें मैच जीतना है। ठीक है, मैच जीतना। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई हमारे साथ आज मौजूद थे। इंशाल्लाह कल भी मोहसिन भाई और कमर जैफी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।